हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आपको विदाई संभाषण का सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे। अभी हम आपको कल बताए थे लॉर्ड कर्जन के बारे में। आज हम आपको उन्हीं के बारे में आगे बताएंगे। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे, यानी आपके अंदर गंभीरता का भाव था, धैर्य को धारण करने वाले थे, जिसके कारण आप प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में कानूनी पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यानी कहने का अर्थ है कि उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार क्या किया, काउंसिल में कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय आपने क्या किया, दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, अगर देखा जाए तो यह दिवाला तो इस देश में हुआ। उधर विलायत में, यानी दूसरे देश में, बाहर उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी, जो आप बार बार बोल रहे थे कि हम इस्तीफा दे देंगे, यह जो धमकी है आपकी, वह धमकी जो है, उस धमकी ने यह प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। यानी कहने का मतलब वह सफलता जो है आपको मिल नहीं रही थी। कहने का मतलब जो आप करना चाहते थे वह कर नहीं पा रहे थे, आपके अनुसार जो है कार्य नहीं हो पा रहा था। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा, और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम थे, आपकी ताल पर नाचते थे। कहने का मतलब आपका इतना सम्मान करते थे, जैसा आप चाहते थे वैसा वो करते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। जो राजा महाराजा ना डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे, इस तरह से आपका सम्मान होता था। लोग आपसे एक तरह से डरते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। आप थोड़ा सा इशारा करते थे तो जैसे मालूम पड़ता था कि प्रलय का दृश्य सामने दिखने लगता था। कितने ही राजों को मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। बहुत सारे जो राजा थे, आप उनको एक मिट्टी का खिलौना समझते थे, और उस खिलौने के भांति आपने उनको क्या कर दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया। इस तरह से आपने उनके साथ व्यवहार किया। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा से, जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। बहुत ऐसे थे जो मट्टी काट के खिलौने, वह आपकी कृपा से क्या हो गए, आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े क्या हो गए, पदाधिकारी हो गए, बड़े बड़े पद को वह प्राप्त हुए। आपके एक इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई। आपके एक इशारे में इस देश की शिक्षा जो है क्या हो गई, पायमाल हो गई। स्वाधीनता उड़ गई। जो स्वाधीनता जो भारत देश के लोगों के अंदर थी वह क्या हो गई, उड़ गई। बंग देश के सिर पर आरह रखा गया। जो बंग देश के सिर पर क्या रखा गया, आरह रखा गया। आह, इतने बड़े माय लॉर्ड का यह दर्जा हुआ। आह, इतने बड़े माय लॉर्ड, जो कि इनका शासन इस तरह से चल रहा था इस भारत के लोगों पर, है ना। तो यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका। माय लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका, और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि माय लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि जो फौजी अफसर
जो उनके इच्छा अनुसार रखे जाते थे, है ना, पद पर, और वह जो है उस पद पर नियत न हो सका। अब इनको बहुत बुरा लगा और इनको जो है गुस्सा भी बहुत आया कि भाई जिसको मैं चाह रहा हूँ पद पर रखने के लिए उसको रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको क्या हुआ, गुस्सा आया और गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। अब एक गुस्सा से इस्तीफा दे रहे थे कि लोग सोचेंगे कि यह इस्तीफा दे रहे हैं, डरेंगे, ऐसा महसूस करेंगे, लेकिन इनका इस्तीफा जो है मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा। जिनको भी ये रखना चाहते थे उनका एक आदमी भी नौकर नहीं रखा गया। उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। उल्टा उन्हीं को यानी निकल जाने का हुक्म मिला। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय उनका क्रोध घटेगा या बढ़ेगा। क्रोध तो आना स्वाभाविक ही है। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना, जिस प्रकार से आप कितने ऊंचे हो गए थे, महान हो गए थे, और वहां से गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है कि किस तरह से आप ऊंचे पद पर थे। आप आज जो है आपकी स्थिति यह है कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के जो निवासी हैं आपको देखकर क्या है, दुखित है। वह लोगों को क्या कर रहा है, दुखित कर रहा है। गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है, और गिर करके पड़ा रहना, आगे न बढ़ना, ये और क्या करता है, दुख को बढ़ाता है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। आप जिस पद पर थे वह पद भी आपका क्या हो गया, छूट गया। तथापि आपका पीछा नहीं छूटा, फिर भी आपका पीछा नहीं छूटा। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया। एक अदना क्लर्क था जिसे नौकरी छोड़ने के लिए केवल 1 महीने का नोटिस मिला था, मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है? अब ये बताइए, आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है? यह आप ही जानते होंगे अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है। आप थोड़ा सोचिए, आपको अपने दशा पर अब कैसी घृणा आ रही है। इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। जिस तरह से आप उलझन में हैं, जिस तरह से आपका पतन हुआ, ऐसा किसी को देखा नहीं गया। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस प्रकार से काम किए हैं, थोड़ी सी अपनी उपलब्धि के बारे में देखिए। आप किस काम को आए थे? आप जब वायसराय बने तो आपने अपने मन में क्या सोचा था, क्या करने के लिए आए थे, कितने वादे किए थे? थोड़ा सा सोचिए आप माय लॉर्ड। एक बार अपने कामों को ध्यान दीजिए कि आप आए थे किस काम से और आपने कौन सा काम किया। आप किस काम को आए थे, इतना तो ध्यान दीजिए आप। और क्या कर चले और आप क्या किए। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है। जो शासक होता है वह प्रजा के प्रति उसका कुछ तो कर्तव्य बनता है कि प्रजा जो हमारी हमसे दुखी न रहे। ऐसा ना हो कि हम ऐसा शासक बने कि हमारी प्रजा जो है हमसे दुखी रहे। तो जो एक शासक, एक राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा जो है सुखी रहे। क्या आपने उसके साथ ऐसा किया? यह बात आप निश्चित मानते होंगे, यह बात तो आप निश्चित मानते होंगे और मानना होगा आपको। सो कृपा करके बतलाइए। अगर ऐसा मानते हैं तो कृपा करके आप बतलाइए कि आपने ऐसा काम किया। क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आपका कर्तव्य जो था आप इस देश के लिए, क्या आपने वह कर्तव्य का पालन किया जो एक प्रजा के साथ करना चाहिए? क्या आप उस प्रजा के साथ वैसा किया आपने? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना,
आपने तो आंख बंद करके केवल हुक्म चलाते रहे, मन माने जो मन में आया वह हुक्म चलाते रहे, और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है। आपका तो शासन ऐसा था कि कोई कुछ कहे हमको सुनना नहीं है, न सुनना ही शासन का नाम है। शासन तो ऐसे किया जाता है कि कोई कुछ बोले उसका ध्यान मत दो। आपका शासन तो ऐसा था। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना? अगर प्रजा कुछ भी कर रही है तो उसको अनसुना कर देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना। अब उसका जो आवाज़ है उसकी आवाज़ को दबा करके उसके मर्जी के विरुद्ध, यानी जैसा वो चाहता है आप वैसा न करके बल्कि उसके विरुद्ध करके, है ना, जिद करके सब काम किए, यही शासन कहलाता है? यानी कोई प्रजा जो है आवाज़ उठाए कि हमारा एक काम होना चाहिए, तो क्या उसकी आवाज़ को बंद कर देना चाहिए जिद में आकर के? क्या यही शासन कहलाता है? या फिर प्रजा का सहयोग करना, साथ देना, यह शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बतलाइए, एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसने जो आपने किया हो, जिसमें आपको जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कोई भी एक ऐसा काम बताइए आप जो कि आपने जिद छोड़कर प्रजा के साथ कोई अच्छा काम किया हो। क्या आपने कभी प्रजा का ध्यान दिया? नहीं। कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए, कोई ऐसा मौका बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो। कभी कोई ऐसा दिन बताइए जो प्रजा आपसे अनुरोध की या प्रार्थना की, क्या आपने कभी उसके भाव को समझा? क्या आप उसके कभी दर्द को समझे कि प्रजा आपसे क्या चाहती है? कभी भी आपने उसको अपने निकट आने नहीं दिया और उनकी बात सुनी हो? क्या आपने कभी उनकी बात सुनी हो, उनके दर्द सुनी? लेकिन जिद के आगे जो है आपने उनके बातों को नहीं सुना। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्ले आम किया, नादिर शाह की बात कहें तो नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्ले आम किया तो आसिफ शाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम क्या किया था? रोक दिया था। वो तो प्रार्थना करने के बाद उसने सुन लिया कत्लेआम कत्ल हो रहा था, लेकिन जब उसके सामने प्रार्थना हुई तो प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम क्या किया? रोक दिया। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। अगर देखा जाए तो 8 करोड़ प्रजा गिड़गिड़ा रही है, गिड़गिड़ाने पर यानी प्रार्थना करने पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है, जो बोल रहा है, यानी आपने कभी ध्यान दिया? इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है। अब तो आपकी शासन अवधि पूरी हो गई, शासन काल आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया है। तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। इसके बाद भी बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है, जो नादिर शाह था उससे भी बढ़कर तो आपकी जिद थी। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता है? जो आप जिद करते हैं, क्या आपके जिद से प्रजा को दुख नहीं होता होगा? थोड़ा सा समझिए, प्रजा के दुख दर्द को भी समझिए। आपकी जिद से वो भी दुखी होते होंगे, है ना, उनके अंदर का जो दर्द है वो भी बढ़ता होगा। आप विचारिए, थोड़ा सा उनके अंदर का भाव देखिए, उनके दर्द को देखिए, समझिए, तब आपको पता चलेगा। आप विचार तो करिए, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं। आपके कहने पर अगर एक आदमी को नौकरी नहीं मिला तो आप जो है पद छोड़ दे रहे हैं, पद न देने पर आप नौकरी छोड़े जाते हैं।
इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ न जाती? अगर उनको भी अगर कहीं जगह मिल जाती तो इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ न जाती? लेकिन उनको कहीं जगह नहीं है ना। तो यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया कि आप कितने बड़े जिद्दी हैं। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया है। आपने जो जिद किया, आपकी जिद बहुत बड़ी जिद थी और उस जिद ने प्रजा को कितना पीड़ित किया, कितना दुखी किया। आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। अगर देखा जाए तो आप भी दुखी हुए, आपको भी पीड़ा का शिकार होना पड़ा। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है, यानी भारत देश की प्रजा, यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो आपके दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। ध्यान देना, आपकी जो प्रजा है, यहाँ की जो प्रजा है, जो आपने दुख और कष्टों की अपेक्षा वह क्या करती है? परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, एक न एक दिन उसका अंत जरूर होगा। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसका अंत नहीं है। अगर आरंभ है तो उसका अंत निश्चित है। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। अगर दुख है तो सुख जरूर आएगा, सुख है तो एक दिन दुख जरूर आएगा। तो दुख ईश्वर ने दिया है तो वह एक न एक दिन निकलेगा जरूर। इसी से वे सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। इसी कारण जो है वह भारत की जो जनता है सभी दुखों को झेल करके वह दूसरों के अधीन, पराधीनता यानी एक स्वाधीनता होता है, एक पराधीनता होता है। पराधीनता यानी दूसरों के अधीन, जो दूसरों के अधीन रह करके वह हर कष्टों को सहकर क्या करती हैं? जीती हैं। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी। जो कृतज्ञता, जो आपके ऊपर उपकार किया गया है इस भूमि के द्वारा, आप उसकी महिमा को कुछ भी नहीं समझा। और न यहाँ की दीन प्रजा, जो गरीब प्रजा है, श्रद्धा भक्ति आपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। कहने का अर्थ है कि यहाँ की भूमि की जो है ना उपकार हैं, आपने उसकी महिमा को कभी नहीं समझा। और न ही यहाँ की जो दीन प्रजा है कि श्रद्धा और भक्ति आपने साथ ले जा सके। ऐसे श्रद्धा और भक्ति को आप अपने साथ नहीं ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं है। यानी जो हमारे देश में शिक्षित लोग थे, आपने तो उसको खुलकर देखना तक नहीं चाहा। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। आपके मुंह से तो यही निकलता है, अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ता। यानी किसकी बात कर रहे हैं? सुल्तान की बात कर रहे हैं। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, सुल्तान यानी जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से क्या हुआ? विदा हुआ। लोग उसकी विदाई किए। नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया, कहने का अर्थ है कि उस नगर से विदा हुआ और नगर द्वार से बाहर आकर, जो नगर का द्वार था उससे बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने क्या किया? अभिवादन किया, स्वागत किया।
वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, उसकी आंखों में आंसू आए और आंसू जब भर आए तो उसने कहा, प्यारे नरवरगढ़ मेरा प्रणाम ले। अब देखिए उसके अंदर भाव कैसा था, यानी विदा के समय जो है उसकी आंखों में आंसू भर गए और किस प्रकार से वह अभिवादन कर रहा है, प्यारे नरवरगढ़ मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुमसे जुदा होता हूँ, आज मैं तुमसे क्या हो रहा हूँ, अलग हो रहा हूँ, जुदा हो रहा हूँ। तू मेरा अन्नदाता है, तू मेरा क्या है, अन्नदाता है। यानी अन्नदाता। अपने विपत के दिन मैंने तुझ में काटे हैं, जब मैं विपत में था तो वह दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। जो तुम्हारा ऋण है मेरे ऊपर, इस गरीब सिपाही का, वह मैं नहीं दे सकता हूँ। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, तो यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। अब आप समझ सकते हैं, एक ना जो सुल्तान है उसकी आवाज़ देखिए, उसके अंदर का भाव देखिए, यानी विदा होते समय वो कैसे कर रहा है। कि तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर, अगर मैंने जानबूझकर एक गलती की हो, एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, जो मुझे सेवा मिली थी करने के लिए, अगर मैं उस सेवा में थोड़ी सी भी गलती की हो, तो यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता अगर मैंने नहीं की हो, अगर मैं किसी स्त्री को अपनी माता या बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो यह मेरा प्रणाम जो है न लेना। लेकिन ऐसा मैंने कभी किया नहीं है। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। अगर यह सब मेरे अंदर गुण है तो आप प्रसन्न होकर के एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। अब देखिए, अब उसके अंदर कैसा भाव था और आपके अंदर कैसा भाव है। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, माय लॉर्ड, यानी जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे। यानी जिस प्रकार से वो गया और जाने के बाद आज तक लोग जो है उसका नाम लेते हैं। तो लॉर्ड कर्जन यानी माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश में यानी भारत देश में क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे, जाने से पहले कुछ बोलना चाहेंगे। क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया। आप यही कहेंगे, आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत यह शान देखी जो इस जीवन में संभव है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो क्या आप इस तरह से कहेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत मैंने क्या देखा, शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। अब ऐसा शान शौकत जो है अब मेरे लिए क्या है, मेरे जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरा बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की। तूने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। जब तक मेरे अंदर, मेरे हाथ में शक्ति थी, तो तेरी भलाई की इच्छा जो है मेरे मन में कभी नहीं आई। अब कुछ शक्ति नहीं, अब तो मेरे पास कुछ भी शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, जो मैं अब तेरे लिए कर सकूं। अब सत्ता भी नहीं है हमारे पास, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे
और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। लेकिन आशीर्वाद तो जरूर करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन यानी पुराने गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। अब मेरे बाद जो भी आएंगे ना, वह तेरे गौरव को समझें, तुम्हारे यश को समझे। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है। आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, यह देश आपकी पिछली सब बातें जो आपने किया है अपने शासनकाल में, वह सब क्या करेंगे, भूल जाएंगे। पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ? लेकिन अगर देखा जाए तो इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ है जो भारत के प्रति ऐसा सोच रख सके। इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा हुआ और यह पाठ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हमारे वीडियो को आप लोग जो है कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।